नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रतत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर इटावा से, जहां सैफई में रामगोपाल यादव ने मतदान कर दिया है। वोट डालने के बाद बोले सपा महासचिव रामगोपाल यादव, अगर फेयर मतदान हुआ तो हम ही जीतेंगे चुनाव। जी जी, हमारे उम्मीदवारों को पर्चे नहीं भर दिए गए। जी जी, ऐसे ही फेक उस पर पर्चे रद्द किए गए जी। तो इनसे क्या उम्मीद करें। अच्छा, 27 सीटों में कितनी सीटें सर आप जीत रहे हैं? अगर निष्पक्ष चुनाव हुआ तो हम सभी सीटें जीते। देखा नहीं। जी जी, खबर इटावा से ये, जो है बीजेपी एमएलसी प्रत्याशी प्रांशु दत्त का बयान सामने आया है। पूरे प्रदेश में फेयर इलेक्शन हो रहा है। प्रांशु दत्त ने यहां पर सीधे सीधे निशाना साधा है रामगोपाल यादव पर। सपा हार के डर से आरोप लगा रही है, उन्होंने कहा है। तो प्रांशु दत्त ने सीधे तौर पर बयान दे दिया है। रामगोपाल यादव के उस बयान पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है, जिसमें रामगोपाल कह रहे हैं कि अगर फेयर चुनाव होता है तो हम ही जीतेंगे। और बीजेपी एमएलसी प्रत्याशी प्रांशु दत्त ने कह दिया कि पूरे प्रदेश में फेयर इलेक्शन हो रहे हैं और समाजवादी पार्टी हारने के डर से पहले ही आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। प्रांशु दत्त, जो कि बीजेपी एमएलसी प्रत्याशी, उन्होंने बयान दिया है। पूरा वोट भाजपा को मिल रहा है और अब ये गढ़ भाजपा का। अच्छा, क्या लग रहा है 27 सीटों पर वोटिंग हो रही है आज? 36 में से 9 तो आपके निर्विरोध निर्वाचित हो गए। सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। रामगोपाल जी से भी पूछा था। रामगोपाल जी कह रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि फेयर इलेक्शन हो जाए तो हम सब सारी सीटें निकाल रहे हैं। फेयर, इससे फेयर क्या हो सकता है? वो लगातार आप पर चीटिंग का आरोप लगा। अरे कोई चीटिंग नहीं है। सारी जनता भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है। अभी विधानसभा चुनाव में भी उनको सपने चीटिंग के आ रहे थे और जनता ने अपना जनादेश दे दिया था। अभी विधान परिषद के चुनाव में भी ऐसे ही नतीजा। उनका कहना है कि आप एटा देख लीजिए, आप फरुखाबाद देख लीजिए, हमारे प्रत्याशियों के साथ क्या हुआ है। उनको दौड़ा लिया गया, मारपीट तक की गई, कपड़े तक काट दिए गए। सीधा आरोप बीजेपी पर लगा। कुछ नहीं है। सहानुभूति पाने के लिए ये लोग अपने कपड़े खुद फाड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता है, सारा वोटर है। हम चुनाव जीतेंगे। पूरा वोट भाजपा। वहीं इटावा में शिवपाल यादव ने मतदान कर दिया है। मतदान के बाद शिवपाल यादव का बड़ा बयान सामने आया है। कहा है, बीजेपी पर पूछे सवाल पर बोले शिवपाल यादव, किसे वोट दिया नहीं बताऊंगा, बहुत जल्द उचित समय आने वाला है। तो शिवपाल यादव ने ये बताने से इनकार कर दिया। खैर, ये उनका अधिकार है कि उन्होंने किसे वोट दिया है, ये वही जानते हैं, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि उचित समय आने वाला है। एमएलसी का चुनाव है, मैंने वोट डाल दिया है। मैंने वोट डाल दिया है। किसके पक्ष में डाल दिया सर? गुप्त मतदान होता है। कुछ बात कहना चाहें सर, दिल की बात? गुप्त मतदान होता है सर। बात समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि निष्पक्ष मतदान नहीं हो रहा है। रामगोपाल जी कह रहे फेयर वोटिंग नहीं हो रही है, इस पर क्या कहना सर? इस पर अभी मुझे कुछ नहीं कहना है, बस इतना जानते हैं। देखिए, बहुत जल्दी उचित समय आने वाला है। मतदान गुप्त दान की तरह होता है। शिवपाल यादव ने किसे वोट दिया है, ये सवाल तो बनता है, लेकिन ये अधिकार उनका है कि वो किसे वोट दिया है। एमएलसी चुनाव को लेकर पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह, मंत्री जी, जिस तरीके से आज चुनाव हो रहा है, 27 सीटों पर वोटिंग हो रही, कितनी सीटें देख रहे हैं? सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। उसका बहुत बड़ा कारण है कि प्रधान अपने क्षेत्र का विकास करना चाहता है, पीडीसी विकास चाहता है, हमारे पार्षदगण विकास चाहते हैं, सभी लोग विकास चाहते हैं। और विकास, भारतीय जनता पार्टी का नारा है, विकास तेज गति से विकास और चतुर्दिक विकास, और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। इसलिए निश्चित रूप से सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। 1990 के बाद पहली बार मौका होगा जब किसी सरकार के पास दोनों सदनों में बहुमत होगा। हाँ, निश्चित रूप से बहुमत होगा और उसके कारण से हमारा उत्तर प्रदेश नंबर 1 का राज्य बनेगा। सभी कल्याणकारी नीतियों को हम और तेजी से आगे बढ़ा पाएंगे और जितने बिल हैं उनको और तेज गति से पास करके हम लोग जो मोदी जी के सपने का भारत है और योगी जी के सपनों का जो उत्तर प्रदेश है उसको बना पाएंगे। बिल्कुल, ये हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे हैं और सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि हमारी कोशिश होगी कि सभी सीटों पर हम जीत दर्ज करें। कैमरामैन रघुनाथ सोनी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज वन इंडिया, लखनऊ। पूर्व मंत्री और लखनऊ पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। will be insiders in the process. तो
तो चलिए, एमएलसी के जो चुनाव हैं वो लगातार चल रहे हैं। 12 बजे के बाद की वोटिंग प्रतिशत भी अब सामने आने लगा है। आपको बता दें कि 27 सीटों पर ये चुनाव हो रहे हैं और सभी जो मतपेटिकाएं हैं वो सुरक्षित पुलिस अभिरक्षा में ले आकर के स्ट्रांग रूम में सील किया जाएगा। थैंक यू। सर, हमारे साथ मौजूद है। आज मत का प्रयोग करने आ रहे हैं 27 सीटों पे पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है। हम लोग समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुनील सिंह साजन के पक्ष में वोट डालने आए हैं, लेकिन ये चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं। प्रशासन सत्ता और धन बल का प्रयोग करके ये चुनाव जीतने का काम हो रहा है। लोकतंत्र की हत्या हो गई है। जिस तरीके से आज से 47 साल पहले इस देश में लोकतंत्र की हत्या हुई थी और हम 20 महीने आपातकाल में जेल के अंदर बंद रहे थे, आज वैसी हालात हो गए हैं। आज लोकतंत्र की हत्या होने का काम हो रहा है। प्रशासन ने लगातार हमारे मतदाताओं को धमकाने का काम किया है, डराने का काम किया है। तमाम तरह की धमकियां दी गई हैं और सत्ता का खुलेआम दुरुपयोग करने का काम हुआ है। ये चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं। इसमें जो परिणाम आने हैं वो आप समझ गए होंगे मेरी बात से क्या परिणाम आने हैं। तो क्या आप उन परिणामों को देख के हताश? पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। राज्य मंत्री और हज समिति के चेयरमैन मोहसिन रजा, सर, जिस तरीके से आज आपने वोट कास्ट किया है, 27 सीटें, क्या देख रहे हैं, कितनी सीटें? % बहुमत हम 100% जीत कर आ रहे हैं। जिस तरह से विधानसभा में हमने जीत हासिल की है वैसी ही जीत विधान परिषद में भी हासिल करेंगे, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस तरह से विश्वास जताया है आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी पर, ये उसका परिणाम है। और आज गांव गरीब संपन्न हो रहा है, कानून का राज स्थापित है। आप देखिए जिस तरह से वोट हो रहे हैं, जिस तरह से हर तरफ चुनाव हो रहे हैं, लोकतंत्र का बोलबाला है। पहले तो लोकतंत्र का गला घूटते थे विपक्ष के लोग, पर्चे नहीं भरने देते थे, लोगों को चुनाव में आने नहीं देते थे, वोट नहीं डालने देते थे। आज रो रहे हैं वही लोग जब आज कानून का राज स्थापित हो गया है। राम गोपाल यादव अभी मीडिया से बात कर रहे थे, कह रहे थे कि अगर सब कुछ ठीक रहा और पुलिस ने, प्रशासन ने साथ नहीं दिया तो हम फिर जीत जाएंगे। मैंने कहा ना कि सब कुछ ठीक रहा तो वो कभी वापस नहीं आएंगे सत्ता में। बिल्कुल, यह मोहसिन रजा जो कि उत्तर प्रदेश हज समिति के चेयरमैन हैं, उनका कहना है कि अब कुछ भी सही नहीं होगा और भारतीय जनता पार्टी सभी 27 सीटों पर जीत हासिल करेगी और समाजवादी पार्टी के लिए सब कुछ खराब होगा। कैमरामैन रघुनाथ सोनी के साथ मैं इसके बाद न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी, और सर आप आज वोट करने पहुंचे हैं, 27 सीटों पर मतदान हो रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं? सभी 27 सीटों पर हम जीतेंगे। इसके पहले की जो सीटें थी 9 करीब हम जीत चुके हैं निर्विरोध। तो बाकी जो 27 सीटों पर मतदान हो रहा है वो सारी सीटें हम जीतेंगे। 1990 के बाद पहला मौका होगा जब किसी पार्टी के साथ पास दोनों सदनों में बहुमत होगा। निश्चित तरीके से बीजेपी का बहुमत विधानसभा में भी है और विधान परिषद में भी बहुमत होगा। जो कानून बिल विधानसभा में पास होंगे उनको आसानी से हम अपर हाउस में यानी विधान परिषद में पास कराने में सफल होंगे, जिससे जनता का हित का काम होगा और जनता को जल्दी सुविधाएं मिलना शुरू होंगी। समाजवादी पार्टी कह रही है बीजेपी अगर प्रशासन का प्रयोग नहीं करेगी तो हम फिर से जीतेंगे। आप खुलेआम देख रहे हैं, सबको वोट डालने का अधिकार है। कोई प्रशासन का काहे का प्रयोग है? हाँ, प्रशासन का उपयोग निश्चित तरीके से, उपयोग नहीं दुरुपयोग समाजवादी पार्टी अपने कार्यकाल में करती रही है, इसीलिए उसको ये चीजें याद आती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पे विश्वास करती है और इसलिए लोकतांत्रिक तरीके से, जनतांत्रिक तरीके से लोगों को वोट डालने का अधिकार है। वोट दे करके लोग बीजेपी को जिताने का संकल्प कर चुके हैं। बिल्कुल, ये है केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जो कि अपनी पत्नी जो कि विधायक हैं जय देवी के साथ वोट कास्ट करने पहुंचे हैं। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी के जमाने में कहीं न कहीं वो गलत तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होता था, जबकि हम सदुपयोग कर रहे हैं और जनता ने जिस तरीके से विधान सभा में हमें बहुमत दिया है उसी तरीके से विधान परिषद में भी हम बड़े बहुमत के साथ जीत कर पहुंचेंगे, ताकि कानून और अमेंडमेंट आसानी से किए जा सके और जनता के विकास को आगे बढ़ाया जा सके। कैमरामैन रघुनाथ सोनी के साथ मैं इसके बाद न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। वाराणसी से हमारे संवाददाता संतोष ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, देखिए, वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र, सबकी नजर बस इसी बात पर है कि प्रधानमंत्री खुद वोट करेंगे या किसी प्रतिनिधि को भेजेंगे, और अगर किसी प्रतिनिधि को भेजेंगे तो वो चेहरा कौन सा होगा? देखिए, अभी तक ये
क्लियर नहीं हो पाया है कि उनके प्रतिनिधि के रूप में कौन उनका वोट कास्ट करेगा। लेकिन अभी हालिया की बात कर ले तो निश्चित तौर पे अन्नपूर्णा सिंह, पूर्व मंत्री नीलकंठ तिवारी, सांसद सौरभ श्रीवास्तव, मंत्री और भी दूसरे जो मंत्री हैं, और साथ ही साथ नगर निगम और नगर पंचायत के सदस्य, लगभग अभी 100 की संख्या के आसपास लोगों ने वोट की है। 16 लोग यहाँ पे वोट पड़ने हैं। निश्चित तौर पे गर्मी है, शायद इसलिए थोड़ा सा वोटिंग परसेंटेज स्लो है, लेकिन कहा जा सकता है कि शाम होने तक सब लोग अपने वोट को कास्ट करेंगे। जो आपका प्रश्न है उसमें फिर यदि हम आ जाए तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री का यह संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री को भी वोट कास्ट करनी है। समझा जा सकता है कि उनका प्रतिनिधि कौन होगा ये देखने की बात होगी। लेकिन अभी तक यदि पार्टी सूत्रों की बात करें, पार्टी पदाधिकारियों की बात करें, तो अभी कोई भी ऐसा इशारा नहीं किया गया है प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमंत्री के वोट को कास्ट कौन करेगा। जी 12 बजे से वोटिंग प्रतिशत भी आने शुरू हो गए हैं, 12:45 बजे का वक्त हो रहा है। कितना प्रतिशत वोट अभी वाराणसी में हुआ है? देखिए, यदि वोटों की बात की जाए तो अभी 22% वोट बनारस में हुए हैं। समझा जा सकता है कि ये परसेंटेज बेहद कम है। अमूमन ये देखा जाता है कि एमएलसी के चुनाव में लगभग 70, 75 और 90% तक की वोटिंग होती है, और कभी कभी 100% भी वोटिंग होती है। लेकिन देखने की बात ये होगी कि इस गर्मी और इस तपिश में कितने लोग कब पहुंचते हैं, क्योंकि वोट का जो अंतिम समय होगा वो 4 बजे तक होगा, और ये देखने की बात होगी कि आखिर वोट की परसेंटेज किस कदर बढ़ती है या फिर पिछली बार की तरह कम रहती है। जी कितने बूथ बनाए गए हैं यहाँ पर? देखिए, बनारस की बात किया जाए तो यहाँ पे 4,949 वोट है और 13 बूथ है। 3 जिलों की यहाँ वोट पड़ती है, बनारस, जौनपुर और भदोही। इन 3 जिलों में लगभग 26 बूथ हैं। 26 बूथ में से 12 बूथ बनारस में है, शेष बूथ दूसरे दोनों जिलों में है। वोटिंग की बात कर ले तो जैसा कि हमने कहा कि अभी तक 22% वोट पड़ा हुआ है। प्रत्याशी यहाँ पे 3 है, सपा, भाजपा और एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। देखने की बात ये होगी कि शाम होने तक या ये कहा जाए कि वोट बंद होने तक कौन किसके भाग्य में कितने वोट को लेकर अपना आगे बढ़ता है। एक और दूसरी ये कि क्या एक बार फिर से ब्रजेश सिंह, जो पिछले 25 सालों से जिनका परिवार एमएलसी के सीट पे काबिज है, वो फिर से अपने प्रचारों को फैला पाते हैं या फिर वापस बीजेपी इस सीट पे काबिज होती है। बिल्कुल देखने वाली बात होगी संतोष की माफिया वर्सेस विकास, कौन जीतता है इस बार? देखिए, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ को सुन लीजिए या फिर दूसरे नेताओं को सुन लीजिए। अन्नपूर्णा सिंह से भी हम लोगों की बातें हुई। अन्नपूर्णा सिंह का भी यही कहना था कि हमारे हस्बैंड और हम लोगों ने मिलकर बहुत सारे विकास किए हैं। लेकिन ये अलग बात है कि उनके विकास के आगे सरकार की विकास बहुत बड़ी और बहुत लंबी कही जाएगी। समझा जा सकता है कि विकास की बात दोनों कर रहे हैं। अब देखने की बात होगी कि वाकई विकास पार्टी की ओर से हुई है या फिर अन्नपूर्णा सिंह या यूं कहें कि ब्रजेश सिंह की ओर से। जी बहुत बहुत शुक्रिया संतोष आपका तमाम जानकारी के लिए। और प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां मनकामेश्वर मंदिर में केशव मौर्य ने पूजा की है, भगवान शिव का जलाभिषेक किया है, आशीर्वाद लिया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने मनकामेश्वर मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर आशीर्वाद लिया है। आपको बता दें कि जलाभिषेक किया है उन्होंने, उसके बाद वो अपना वोट कास्ट करने जाने वाले थे। ऐसी तस्वीर विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिली थी, जहां शीतला देवी मंदिर में वो पूजा अर्चना करने पहुंचे थे। सिराथू विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में थे और वोट कास्ट करने के पहले वो तब भी पूजा अर्चना करने गए थे, और आज जब एमएलसी के चुनाव होने वाले हैं तब भी वो मनकामेश्वर मंदिर में गए हैं, जलाभिषेक किया है और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, आशीर्वाद लिया है उन्होंने, आरती की है और उनके साथ कुछ लोग भी मौजूद है, काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। और क्या कुछ कहा है उन्होंने पूजा अर्चना करने के बाद, अब ये भी सुनिए। बहुत ही पवित्र और बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज पवित्र नवरात्रि की अष्टमी है और आज सुबह भगवान मनकामेश्वर महादेव जी के, फिर माता ललिता देवी के और फिर माता कल्याणी देवी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और यह मेरे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का जब नवरात्रि की अष्टमी हो और इस दिन देवी माता की पूजा और दर्शन करने का मौका मिले तो ये सौभाग्य का दिन है। और आज माता से ही प्रार्थना है हमारे पूरे प्रदेश के, पूरे देश के हर भक्त के हर मनोरथ को पूरा करने की कृपा करें। देखिए, आज
तो यूपी में एमएलसी चुनाव के लिए जारी है मतदान। प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने मतदान किया है। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी ने भी मतदान किया है। तो सभी वीआईपी चेहरे लगभग हर जगह मतदान कर चुके हैं। 36 सीटों पर जो मतदान होने थे उसमें से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी पहले ही निर्विरोध जीत चुकी है। 27 सीटों पर मतदान जारी है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मतदान होने हैं। बड़े चेहरों की बात की जाए तो प्रयागराज में एमएलसी चुनाव के लिए मतदान केशव प्रसाद मौर्य ने भी कर दिया है। डिप्टी सीएम है वो, साथ ही मंत्री नंदगोपाल नंदी ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि वोट करने के लिए पहुंचे थे डिप्टी सीएम। और हमारे तमाम सहयोगी लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। एसके वाजपेयी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं, वाराणसी से हमारे साथ संतोष ओझा हैं, तो मेरठ से अतुल शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसके अब बात करते हैं वही ब्रजेश पाठक की। ब्रजेश पाठक खुद मतदान करने पहुंचे या किसी प्रतिनिधि को उन्होंने भेजा? डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का वोट कास्ट नहीं हो पाया है। हालांकि अभी चूंकि समय है और 4 बजे तक वोट कास्ट होगा। बाकी जितने भी राजधानी लखनऊ के वोटर्स थे और कहीं न कहीं वो सभी वोट कर चुके हैं। जिसमें अगर हम बात करें बड़े चेहरों की तो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे महेंद्र सिंह, उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री मोहसिन रजा। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो जो विपक्ष की तरफ से बड़े नेता है पूर्व मंत्री है, लखनऊ मध्य से विधायक हैं रविदास मेहत्रो साहब। उसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे आशुतोष टंडन समेत लगभग जितने भी बड़े चेहरे थे, जिसमें बीजेपी के तरफ विधायक शामिल हैं, जिसमें सरोजिनी नगर विधायक राजेश्वर सिंह जी हैं। उसके अलावा योगेंद्र उपाध्याय जो कि बीजेपी से विधायक है, लखनऊ उत्तर से विधायक है, नीरज बोरा, इन सभी ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। निश्चित है कहीं ना कहीं पूरे मामले को जिस तरीके से बीजेपी कोशिश कर रही थी कि एक बेहतर परफॉर्मेंस दी जाए, कहीं ना कहीं उस दिशा में कोशिश लगातार जारी है। 68.64% वोटिंग दोपहर 12 बजे तक हो चुकी है राजधानी लखनऊ की तरफ बात करें तो कहीं ना कहीं वोटिंग प्रतिशत भी बहुत अच्छा जा रहा है, क्योंकि 68% वोटिंग कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रतिशत है। और कोशिश यही होगी कि 4 बजे तक जो भी लोग बचे हैं वो अपना वोट कास्ट कर दें, क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर सांसदों और सभासदों का भी वोट है। जो भी बड़े चेहरे थे जिसमें राज्यसभा के सांसद हैं ब्रजलाल अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में सांसद हैं और केंद्र में मंत्री हैं कौशल किशोर, उनकी पत्नी जय देवी ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है। उसके अलावा लखनऊ से राज्यसभा के सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे समाजवादी पार्टी के संजय सेठ, उन्होंने भी अपना वोट कास्ट कर दिया। तो ये वो बड़े चेहरे हैं जिनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन बाकी के जो सभासद हैं, पार्षद हैं, जो दूसरे विधायक हैं या उसके अलावा जो निकायों से आते हैं जिसमें जिला पंचायत सदस्य हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, उनका वोट कास्ट लगातार चल रहा है। और राजधानी लखनऊ में बिल्कुल जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वही वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में अभी वक्त काफी है, 4 घंटे का वक्त अभी भी बचा है, 3 घंटे का, और वोट करने के लिए लगातार अभी भी प्रतिनिधि पहुंचेंगे। मेरठ का रुख करते हैं, वहां पर अतुल मौजूद है। अतुल, सोमेंद्र तोमर, राजेंद्र अग्रवाल, इन सभी ने वहां पर वोट कास्ट कर दिया है क्या? और अगर कर दिया है तो अभी तक वोटिंग परसेंटेज कितना आया है? 12 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज भी क्योंकि सामने आ गया है। देखिए मीनाक्षी, अगर मेरठ की बात की जाए तो मेरठ में 74% अभी तक वोट हो चुका है 12 बजे तक। सबसे बड़ी बात यह है कि राजेंद्र अग्रवाल सांसद और राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर की बात की जाए या फिर विधायक रफीक अंसारी की बात की जाए, मेयर जो सुनीता वर्मा है उनकी बात की जाए, तो सभी ने जाकर के वोट कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरठ के अंदर लगातार जितने भी जनप्रतिनिधि हैं अपने साथ वो लोगों को लेकर के आ रहे हैं और वोट डलवा रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी ने साफ तौर पर बताया कि देखिए जितने भी उनके क्षेत्र के लोग हैं, मेरठ के लोग हैं, सभी ज्यादा से ज्यादा उत्साहित होकर के, और जो ये वर्ग है एमएलसी चुनाव विधान परिषद का चुनाव है और इस चुनाव में जितने भी लोग हैं जो पहले से ही चुने गए हैं उन्हीं को मतदान करने का अवसर दिया जाता है। जैसे कि प्रधान की बात की जाए, जिला पंचायत की बात की जाए, जिला पंचायत सदस्य की बात की जाए, ब्लॉक प्रमुख की बात की जाए, तो वही सब लोग यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। और अभी तक 12 बजे तक की बात की जाए तो मेरठ का आंकड़ा जो है वो 74% पहुंच चुका है। वहीं देहात क्षेत्र की बात की जाए तो लगातार यहाँ पर 4 जिले हैं, मेरठ, गाजियाबाद, बागपत, हापुड़, चारों जिलों में लगातार अगर देखा जाए तो अभी तक 74% जो वोट परसेंटेज है वो पहुंच चुका है। तो वोटिंग परसेंटेज काफी अच्छा है। संतोष जी के पास एक बार जाएंगे। संतोष, 27 सीटों पर जंग है, भगवा या लाल रंग? भगवा जहां आश्वस्त थे कि जीत उन्हीं की होगी, तो लाल रंग बेचैन है परास्त के डर से। देखिए 36 सीटों में 9 सीट पहले से डिक्लेयर हो गया है जो भाजपा के पाले में है।
बचे 27 सीटों पे चुनाव चल रहे हैं। समझे जा सकते हैं कि निश्चित तौर पे भाजपा अपने विकास के दावों के साथ, अपने विकास की बातों के साथ और अपने विकास के पूरी कार्य प्रणाली के साथ मैदान में है और साफ साफ दावा कर रही है कि जीत उनके पक्ष में जाएगी। और ये शायद देखा जाए यदि दूसरी तरफ तो ये शायद सही भी है। इसलिए सही है क्योंकि बीते दिनों की यदि हम बात करें, चाहे वो नगर निकाय हो या फिर ग्रामीण इलाकों का क्षेत्र हो या फिर दूसरी विधायक की हो, या ये कह लिया जाए कि चुनाव के जो दूसरे विभिन्न चरण होते हैं, उन सबों पे ज्यादातर जगहों पे काबिज भाजपा है। समझा जा सकता है कि ये वोट के जो चुनाव के जो मतदाता होते हैं उसमें चुने हुए पदाधिकारी होते हैं और इन चुने हुए पदाधिकारियों में बीजेपी की सर्वाधिक संख्या है। लिहाजा निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जो रिजल्ट आएगा वो बीजेपी के पक्ष में आएगा, बीजेपी के हित में आएगा। और ये भी कहा जा सकता है यदि ग्रामीण इलाकों को थोड़ा सा हम दरकिनार करें तो ग्रामीण इलाकों में जो पंचायत की चुनाव हुई थी उस पंचायत के चुनाव में निश्चित तौर पे सपा ने अपनी बढ़त बनाई थी और बढ़त बनाने में कायम भी रही थी। लेकिन दूसरी ओर यदि देखा जाए वो शहरी निकाय हो या फिर सभा नगर निगम के क्षेत्र हो या फिर विधायक के चुनाव रहे, उन चुनाव में बीजेपी ने अपना पतरा फैलाया। समझा जा सकता है कि जो संख्या बल का ये जो खेल है वो भाजपा के पक्ष में है और यही वजह है कि सबसे ज्यादा पार्टी के रूप में या ये कहा जा सकता है कि सबसे ज्यादा सीटों के साथ भाजपा एक बार फिर से सामने आएगी। जी, आप काफी सीनियर रिपोर्टर हैं और इस तरीके से आपने जो एनालिसिस किया है उसे कहीं ना कहीं सही मानना चाहिए। एसके का रुख कर लेते हैं। एसके, देखिए 1990 के बाद क्या ये पहली बार होने वाला है कि विधानसभा में और विधान परिषद में दोनों ही जगह एक ही पार्टी का बहुमत रहे? 35 साल बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इतिहास रचा कि एक सरकार वर्तमान सत्र में वापस आई। और अगर हम विधान परिषद की बात करें तो 31 साल बीत चुके हैं। 1990 वो सन था जब उत्तर प्रदेश में एक ही पार्टी की सरकार रही और दोनों सदनों में बहुमत रहा। और कहीं न कहीं अब वो दोबारा से दोहराने जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हम कहें लगभग बहुमत की तरफ है विधान परिषद में भी। और जिस तरीके से अभी तक के जो परिणाम है, हालांकि 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी पहले ही जीत चुकी है क्योंकि निर्विरोध है, उसकी आधिकारिक घोषणा होना मात्र बाकी है। उसके अलावा जिन 27 सीटों पर चुनाव हो रहा है, कहीं न कहीं सत्ता का चुनाव होता है, सीधे तौर पर सत्ता का प्रभाव होता है, वो बहुत ज्यादा उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर काबिज होने जा रही है। हालांकि अगर हम जुलाई तक जाएंगे तो कांग्रेस शून्य होने जा रही है विधान परिषद में। कांग्रेस के एक एमएलसी हैं दीपक सिंह, उनका कार्यकाल मई जून में खत्म हो जाएगा और जुलाई से कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि विधान परिषद में नहीं होगा। अगर हम बसपा की बात करेंगे तो 4 प्रतिनिधि हैं, जिसमें से सिर्फ एक प्रतिनिधि बचेगा जो कि डॉक्टर अंबेडकर के नाम से जिनको बीएसपी ने विधान परिषद भेजा था, वो बचेंगे। बाकी सभी का कार्यकाल मई जून में खत्म हो जाएगा। निश्चित है कि बीजेपी अब पूरी तरीके से विधान परिषद पर कब्जा करने जा रही है। 6 और सीटें हैं जो कि आगामी 2 महीनों के अंदर आने जा रही, जो कि मनोनयन कोटे की होती हैं। और मनोनयन कोटे का मतलब बिल्कुल साफ है कि उत्तर प्रदेश सरकार उसका रिकमेंडेशन करेगी और राज्यपाल उस पर अपनी मोहर लगाते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार जिसको चाहेगी उस मनोनयन के रास्ते से विधान परिषद भेज सकती है। तो 6 सीटें सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को और मिलने वाली है। तो कहीं न कहीं इतिहास 2022 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी रचने जा रही है विधानसभा के बाद विधान परिषद में, क्योंकि ऐसा 1990 में हुआ था। हालांकि अगर हम बीजेपी सरकारों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकारें रही हैं, जिसमें राम मंदिर समेत कई मुद्दे आए, बड़े पैमाने पर बड़े बिल्कुल एसके, भारतीय जनता पार्टी लगातार एक के बाद एक इतिहास रच रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में रहा हो या उत्तराखंड में रहा हो। अतुल, अग्रिम बधाइयों का दौर भी मेरठ में जारी हो गया है, तो क्या ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत को लेकर के पूरी तरीके से आश्वस्त? देखिए मीनाक्षी, ये बिल्कुल सही है कि जिस तरह से अग्रिम बधाई को लेकर के अगर बात की जाए तो विधायक और यहाँ पर जो राज्य मंत्री पहुंचे रहे उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम पहले से ही धर्मेंद्र भारद्वाज को बधाई देंगे कि वो विधान परिषद के सदस्य बनने जा रहे हैं। क्योंकि भाजपा के हर कार्यकर्ताओं को लगता है, उन्होंने हर जो राज्य मंत्री हैं, विधायक हैं, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि जिस तरह से भाजपा का हर कार्यकर्ता जमीनी स्तर तक काम करता है, जमीन पर जाकर के लोगों के बीच में जाकर के काम करता है, उसी के बाद में जो प्रधान है वो चुने जाते हैं, जिला पंचायत सदस्य चुने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी जो कार्यकर्ता हैं, जो विधायक हैं, जो प्रधान हैं, जो मंत्री हैं, सभी जाकर के भारी मतों के साथ भाजपा के प्रत्याशी को जिताने की कोशिश में थे।
और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनके लिए जिम्मेदारी दी गई थी। जिम्मेदारी ये थी कि आपको अपना जो एमएलसी है, अपना विधान परिषद का जो सदस्य है, उसको जिताने के लिए दमखम अपनाना है। वहीं अगर मेरठ की बात की जाए तो हर कार्यकर्ता ने लगातार जो प्रचार है वो भी किया है। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह कि सांसद भी पहुंचे थे। सांसद ने कहा था कि योगी जी के सपने को साकार करने के लिए, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए भाजपा का हर कार्यकर्ता, हर विधायक, हर मंत्री इसी सपने को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करता है। और वही परिणाम आने वाले हैं कि दोबारा से अगर बात की जाए तो विधान परिषद के अंदर 1990 के बाद अब की बार दोनों सदनों में हमारी जो सरकार है वो पूर्ण बहुमत के साथ बैठी। जी संतोष, वाराणसी में जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफी कम है, 22% ही वहां पर अभी तक मतदान हुए हैं। नुकसान किसी को होगा इससे? देखिए, जो वोट परसेंट है ये 11 बजे तक 22% था। 12 बजे वाली अभी अपडेट जिलाधिकारी द्वारा नहीं किया गया है, लेकिन जैसा कि प्रश्न है, समझा जा सकता है कि नुकसान किसी का नहीं होगा और जो वोट की परसेंटेज है वो समय के साथ बढ़ जाएगी। अभी 4 घंटे शेष है। समझा जा सकता है कि वो समय है जब लोग सुबह के काम से, या ये कहा जाए कि अपने तमाम लोगों से, जनप्रतिनिधि होने के कारण जो उनके मतदाता उनके तक पहुंचते हैं, उन लोगों के काम को निपटाने के बाद अब वो चुनाव के मूड में है और निश्चित तौर पे वो बूथ की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जो हम लोगों के पास सूचना है वो सूचना ये है कि लगभग 3 बजे के आसपास एक बार फिर से वोट की परसेंटेज में न केवल उछाल आएगा बल्कि लगभग वो 90 और 95% के आसपास की संख्या जाएगी। वजह यह है कि लोग लगातार अपने घरों से निकल के बूथ की ओर बढ़ रहे हैं। नंबर 1 रोकना चाहूंगी, शिमला में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रोड शो कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर के हर पार्टी मैदान में कमर कस के खड़ी हुई है। अब आपको ये शिमला की तस्वीरें भी दिखाते हैं, जहां पहुंचे हुए हैं। और ये तस्वीर देखिए, अंबेडकर की मूर्ति पर उन्होंने पुष्प अर्पित किए हैं, हाथ जोड़े हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शिमला पहुंच गए हैं। इसके पहले आम आदमी पार्टी ने भी चुनावी शंखनाद कर दिया है रोड शो करके, और आज भारतीय जनता पार्टी भी चुनावी शंखनाद कर रही है। रोड शो करने के लिए पहुंचे हैं जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तस्वीर आप देखिए, भीमराव अंबेडकर की मूर्ति सबसे पहले उन्होंने पुष्प अर्पित किए हैं, हाथ जोड़े हैं, और इसके बाद अब रोड शो होगा। हिमाचल के शिमला की ये तस्वीरें, जहां जेपी नड्डा ने सबसे पहले बाबा साहेब अंबेडकर के मूर्ति पर पुष्प अर्पित किए, हाथ जोड़े, और अब अभिवादन जनता का, समर्थकों का, बीजेपी कार्यकर्ताओं का। इसी तरीके से अब ये रोड शो आगे बढ़ेगा। हिमाचल में 68 विधानसभा सीटें हैं और इस बार कड़ी टक्कर देने के लिए आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में उतरने वाली है। पिछले दिनों दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री यहां पर रोड शो करने के लिए पहुंचे थे, भारी भीड़ दिखाई दी थी। और आज की ये तस्वीर भी देखिए, जहां शिमला पहुंचे हुए हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। जहां तक नजर जाती है, जनता ही जनता नजर आती है। और इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।